French, French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली का राजा होता है, वो गद्दी पे बैठता है। 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से हुई थी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय से युद्ध चल रहे थे, इस कारण से फ्रांस के रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके थे। जो लोगों ने ब्रिटेन के साथ लड़ाई की थी उस कारण से 1 बिलियन लिवर्स का डेप्ट और ज़्यादा ऐड हो गया था। तो उनके रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, जैसे कि आर्मी मेंटेन करना था, कोर्ट मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिस को मेंटेन करना था, इसके लिए उन लोगों को टैक्स बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे टर्म आता है ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम कहने का मतलब 1789 के पहले का जो फ्रांस का सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन था उसको हम लोग ओल्ड रेजिम कहते हैं। फ्रांस में 90% ऑफ द पॉपुलेशन पेजेंट थे, यानी कि किसान थे। हालांकि 90% पॉपुलेशन होने के बाद उनके पास जमीन जो थी मात्र 40% थी, क्योंकि 60% ऑफ द जमीन जो थी वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि नोबल्स, चर्चेस और बाकी लोगों के पास होती थी। जो फर्स्ट और सेकंड ये स्टेट होते थे, जिसमें कि क्लर्जी और नोबिलिटी आते थे, इन लोगों को सर्टेन प्रिविलेज मिलता था बाय बर्थ, ठीक। इन लोगों को टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि जो पेजेंट्स होते थे जो कि थर्ड स्टेट में आते थे उनको अपने लॉर्ड को सर्विस देना पड़ता था, सर्व करना पड़ता था आर्मी में, और रोड वोड बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। दो टाइप का मेजर टैक्स होता था, तिथ और टेल। तिथ जो था वो चर्च लगाता था और इसकी वैल्यू होती थी 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जबकि टेल जो होता है वो टैक्स डायरेक्टली पेड करना होता था गवर्नमेंट को। और भी कई तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट या टोबैको पे टैक्स लगता था। उसके अंदर स्ट्रगल टू सर्वाइव। एक मेजर बात यह है कि 23 मिलियन पे जो पॉपुलेशन थी 1715 में, वो बढ़ के सीधा 28 मिलियन हो जाती है 1789 में। अब लोगों की डिमांड तो बढ़ गई थी लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन जो था वो उतना ही था। तो इस कारण से ब्रेड का दाम जो था वो बढ़ने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो ज़्यादातर वर्कर जो कि लेबरर थे उनका वेज फिक्स था, दाम बढ़ रहा था, वेज फिक्स है। तो इस कारण से वो जो गरीब और अमीर के बीच की जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। इस कारण से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे कि बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जैसे कि जीने के लिए जो बेसिक चीज़ जरूरी होती है, खाना, कपड़ा, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसके बाद है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्विसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। इन लोगों के पास जो थी वो मीन्स नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था फुल स्केल मेजर करने के लिए सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में। कहने का मतलब मिडिल क्लास जो थे वो कुछ ग्रुप, वो थोड़े पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, प्रॉस्परस होते जा रहे थे, उनके पास एजुकेशन था, नए नए आइडियाज उनके पास आ रहे थे। तो जो मिडिल क्लास जो कि उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो था वो था ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, ये सब जो थे वो बेचते थे रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी को। ये सारे एजुकेटेड थे और इनका मानना था कि किसी भी पर्सन को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। जो प्रिविलेज है वो किसी आदमी के सोशल पोजीशन में नहीं बल्कि उसके मेरिट पे डिपेंड करना चाहिए। इसमें कुछ फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक, जिन्होंने कि टू ट्रीटिसेस ऑफ द गवर्नमेंट में डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और राइट ऑफ द मोनार्क को डिस्कार्ड किया है। जीन जैक्स रूसो, जिन्होंने कि एक आइडिया फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया, उन्होंने बुक रखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिट ऑफ द लॉ लिखा मोंटेस्क्यू में, जिन्होंने कि उनमें डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेटिव की बात करी। उसके बाद आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन होता कैसे है? तो क्योंकि यहाँ पे टैक्स बढ़ाना था तो फ्रांस में टैक्स बढ़ाने के लिए ईस्ट स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। ईस्ट स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होता था जिसमें कि तीनों ही जो ई स्टेट्स थे अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। आखिरी बार ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। और अगली बार जो मीटिंग थी, जो इस बार बुला रहा था, वो लुई 16 बुला रहा था, वो था 5 मई 1789 को ई स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है ताकि नए टैक्सेस के प्रपोजल को पास किया जा सके। अब यहाँ पे जो वोटिंग का सिस्टम यह होता था कि फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट्स को एक एक वोट मिलते थे और थर्ड ई स्टेट को अकेला एक वोट मिलता था। तो ये करीब करीब 2:1 का रेशियो के कारण थर्ड ई स्टेट की कोई बात ही नहीं सुनी जाती थी। इस बार क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और थर्ड ई स्टेट अकेले 600 मेंबर्स को भेज देता है, जिनके पास करीब 40,000 चिट्ठियां थी जिसमें कि उन थर्ड ई स्टेट के लोगों के ग्रीवियंसेस लिखे हुए थे। इस टाइम में लुई 16 वही सेम प्रैक्टिस को कैरी ऑन करने के लिए डिटरमाइंड था। तो वो क्या करता है कि हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा।
ऐसा डिमांड करती है थर्ड स्टेट। ये कहाँ से आया था आइडिया? तो ये रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो बुक थी उसके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से आया था। लेकिन फिर राजा इसको मना कर देता है, तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं वोटिंग में और वो बाहर आ जाते हैं। 20 जून को एक मीटिंग करते हैं वो लोग इंडोर टेनिस कोर्ट में इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइले, 20 जून को। और इन लोगों ने खुद को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और ये कसम खा ली कि हम लोग तब ये प्रण ले लिया कि हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम लोग फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं जो कि मोनार्क यानी कि राजा के पावर्स को एक लिमिट में रखेगा। इनके लीडर थे मीराबू और अब्बेसियस, ठीक है। उसका थर्ड स्टेट था क्या, करके एक पैम्पलेट अब्बेसियस ने, जो कि एक ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, उन्होंने ये पब्लिश किया था। अब देखिए, सेम टाइम पे किंग ने पेरिस में ट्रूप्स को भेजना चालू कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। तो 14 जुलाई को जो भड़की हुई जनता थी, क्योंकि ब्रेड का दाम बढ़ चुका था, सप्लाईज रुके हुए थे, लोग को खाना नहीं मिल रहा था, औरतें गुस्सा थी, तो इस कारण से जो एडिटेटेड क्राउड था वो बैसिले नाम का जो किला था उस पे हमला, एक टाइप से क्या बोलते हैं, धावा बोल देते हैं। और यहीं से इसी 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्ट की डेट मानी जाती है। उसके बाद गांव गांव साइड में जो विलेज विलेज साइड था वहां पे ह्यूमरस फैल गया कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों ने गुंडों को, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स को हायर किया है जो कि उनकी फसलों को बर्बाद करने के लिए आने वाले थे। तो वो लोग पैनिक कर जाते हैं, वो लोग सारे अलग अलग तरह के हथियार उठाते हैं और जो नॉबल्स या किंग के जो भी कैसल थे उन पे अटैक करना चालू कर देते हैं। इन लोगों ने अनाज वनाज लूट लिए थे, डॉक्यूमेंट्स जो भी थे डेप्ट के रिगार्डिंग उसको जला दिया था। और a large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। और कई सारे जो नोबल्स थे वो दूसरे देश में जाके रहने लगे। लुइस 16 जो था वो फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेता है और एक्सेप्ट करता है कि अब से उसकी जो पावर है वो उस पर एक संविधान का एक वो होगा, लिमिट होगा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली एक डिक्री पास करती है जिसमें कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया जाता है। यानी कि अब किसी को भी कोई बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलने वाला था, प्रिविलेज खत्म हो गए थे। तिथ नाम का जो टैक्स लगता था जो कि चर्च चलाती थी वो भी बंद हो गया था। चर्च के द्वारा जो जमीन ओन किया जाता था वो भी उन लोगों ने वापस ले लिया था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है करीब 2 बिलियन लिवर्स, जितने का इन लोगों के पास डेब्ट था उतने के एसेट्स ये लोग अक्वायर कर लेते हैं। अब फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी थी, तो 1791 में नेशनल असेंबली जो है वो ड्राफ्ट को कंप्लीट कर लेती है और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मोनार्क के पावर्स को लिमिट करना, ताकि ये पावर्स एक ही हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहें, राजा के पास ही ना रहें। तो इसके लिए अलग अलग 3 इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए और ये इंस्टीट्यूशंस का आइडिया पहले फिलोसफर्स से ही आया था। तो ये कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस थे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इस कारण से फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। और पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता था? पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसे काम करता था कि सिटीजन्स जो थे वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को चुनते थे और वो इलेक्टर्स अपने में से असेंबली को चुनते थे। लेकिन सारे सिटीजन्स जो थे उनके पास राइट टू वोट नहीं था। ऐसे आदमी जो कि 25 साल की उम्र से ऊपर के थे और एक लेबरर के वेज के 3 दिन के वेज के बराबर टैक्स पे करते थे, तभी वो वोटर बन सकते थे, यानी कि वे एक्टिव सिटीजन्स कहलाते थे। और जो बाकी बचे वुमेन और मेन थे वो सारे पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे। तो अगर आपको इलेक्टर बनना है और नेशनल असेंबली का मेंबर भी बनना है तो आपको बहुत हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स में आना होता था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन से चालू होता था। राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इनको नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स घोषित कर दिया गया था। और ये राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हर एक व्यक्ति को बाय बर्थ मिलते थे। कुछ पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिंबल्स की यहाँ पे बात आती है। ब्रोकन चेन का मतलब होता है फ्रीडम। बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस का मतलब होता है यूनिटी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी होती है तो उसको हम लोग नॉलेज के लिए मानते हैं। स्केप्टर यानी कि सिंबल ऑफ लॉयर पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, कहने का मतलब है कि इटर्निटी का ये सिंबल होता था।
रेड फिरगियन कैप, ये कैप एक स्लेव तब पहनता था जब वो आज़ाद होता था। ब्लू वाइट रेड जो थे वो फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। विंग मूवमेंट पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, और लॉ टैबलेट इक्वालिटी ऑफ लॉ। अब फ्रांस जो है वो मोनार्की को एबॉलिश करता है और एक रिपब्लिक बन जाता है। तो फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा टेंस थी। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो भले साइन कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेटली प्रशिया के राजा के साथ नेगोशिएशन कर रहा था, क्योंकि आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज के जो राजा थे वो लोग भी चिंता में थे कि अरे फ्रांस में ऐसा हुआ है तो हम लोग के यहाँ भी हो जाएगा, तो हम लोग की गद्दी चल जाएगी। तो इसके पहले कि प्रशिया और बाकी लोगों के साथ साजिश करके वो नेशनल असेंबली के ऊपर हमला करवाता, फ्रांस के ऊपर हमला करवाता, उसके पहले नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वोट किया और रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर जो था वो डिक्लेयर कर दिया। कई सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल हो गए। अब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, ये लोग जब लड़ने जाते थे तो कुछ गाना गाते थे। तो इसमें से एक था मर्सेलिस, जो कि रॉजर डे लिस्ले ने लिखा था, और ये पहली बार गाया गया था मर्सेलिस जो शहर था वहाँ के वॉलंटियर्स के द्वारा। और बाद में जाके जो मर्सेलिस है वो नेशनल एंथम भी है फ्रांस का। इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। 1. In Chapter 2, you अब हम्म, हम्म, अब पॉलिटिकल कब 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स बन गए थे, लोग एसोसिएशन बना सकते थे, ग्रुप बना सकते थे, तो पॉलिटिकल क्लब बनने लगे थे जहाँ पे कि लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज को डिस्कस करते थे और अपना खुद का सोच वोच एक्शन वैक्शन डिसाइड करते थे, प्लान करते थे। तो इन सारे क्लब्स में जो सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब था, जिसका कि नाम सेंट जैकब नाम के जो एक कॉन्वेंट या फिर प्रीस्ट थे उनके नाम पे पड़ा था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। वुमेन भी जो थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जिसके बारे में कि हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जैकोबिन क्लब के मेंबर ज़्यादातर कौन थे? छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस जैसे कि शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर। और इनका लीडर कौन था? इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेयर। ये नाम आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैकोबिन्स में से बहुत सारे लार्ज ग्रुप जो था, वो लोग जो थे वो लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनते थे। ऐसा कुछ लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर पहनते थे। और ये ऐसा इसलिए पहनते थे क्योंकि जो फैशनेबल सेक्शंस थे सोसाइटी के, स्पेशली नोबल्स, वो नी ब्रीच पहनते थे, तो उनसे खुद को अलग दिखाने के लिए। और इन ऐसे कपड़े वाले लोगों को हम लोग सैंस कुलोटिस बोलते थे। सैंस कुलोटिस का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो सैंस कुलोटिस जो थे वो साथ मेन जो थे वो रेड कैप पहनते थे, जो कि लिबर्टी को सिंबलाइज करता था, लेकिन वुमेन को ऐसा करने की परमिशन नहीं थी। फिर 1792 का समर आता है, जहाँ पे कि 10 अगस्त की मॉर्निंग को जैकोबिन्स जो थे वो जैकोबिन्स बहुत सारे पेरिस के लोगों के साथ मिलके 10 अगस्त की सुबह को 1792 में वो पैलेस ऑफ द ट्यूलरिस पे हमला कर देते हैं। किंग के राजा के गार्ड्स को मार देते हैं। राजा को कई घंटों तक के लिए बंदी बना लिया जाता है। बाद में नेशनल असेंबली वोट करती है और ये डिसाइड किया जाता है कि राजा की फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा। इलेक्शन करवाए जाते हैं और इस बार 21 साल के ऊपर के सभी मेन को राइट टू वोट दिया गया था। इसमें वेल्थ का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं था। जो नई इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश करके फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। 21 सितंबर 1792, 14 जुलाई 1789, 4 अगस्त 1789, 1791 और 21 सितंबर 1792। लुई 16 को फिर एक कोर्ट के द्वारा गद्दारी के नाम पे, देश से गद्दारी के नाम पे वो कर दिया जाता है, सेंटेंस टू डेथ कर दिया जाता है। और 21 जनवरी 1793 को उसको प्लेस देला कॉनकॉर्दे पे सरेआम फांसी दे दी जाती है। और बाद में मैरी एंटोनेटी के साथ भी यही होता है। रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस टाइम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो राजा था, और राजा नहीं रूलर था।
और सिवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करता था। अब जिन जिन लोगों को ये अपना एनिमी मानता था, रिपब्लिक का एनिमी मानता था, जैसे कि एक्स नोबल्स, कलर्जी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड्स वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by a court for treason, and if found guilty they were guillotined। गिलोटाइन जो थी एक मशीन होती थी जिसमें कि दो पोल्स होते थे, एक ब्लेड होता था और उसको गिरा के आदमी का सर काट दिया जाता था, और इसके बनाने वाले का नाम था डॉक्टर गिलोटाइन, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा था। अब रॉबर्सबर्ग की जो गवर्नमेंट थी वो प्राइसेस के वेज और प्राइस पे एक मैक्सिमम सीलिंग लगा देती है कि इससे ज़्यादा किसी को वेज नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा किसी चीज़ का प्राइस नहीं जाएगा। मीट और ब्रेड के दाम को रैशन कर दिया गया था, यानी कि उसको एक फिक्स्ड लिमिट में ला दिया गया था। पेजेंट्स को अपने ग्रेन को जबरदस्ती सिटीज में ट्रांसपोर्ट करवा के जो दाम गवर्नमेंट ने फिक्स किया था उसी दाम पे बेचना पड़ता था, भले उनको प्रॉफिट हो या ना हो। सबको ब्रेड ऑफ इक्वालिटी खाना पड़ता था, कोई भी अलग ब्रेड नहीं खाएगा। ट्रेडिशनल जो मॉन्सर यानी कि सर और मैडम चलता था फ्रेंच मैन और वुमेन के लिए, सबको सिटीजन कहा जाने लगा, यानी कि सिटोइन और सिटोइने। रॉबेस्पियर जो था वो अपने पॉलिसीज को इतनी ज़्यादा रिलेंटलेसली और इतना ज़्यादा सिवियरली फॉलो करवा रहा था कि उसके खुद के सपोर्टर्स ही जो थे वो मॉडरेशन की डिमांड करने लगे, और फाइनली जुलाई 1794 को उसको ही अरेस्ट करके उसी को सेंटेंस करवाया जाता है, और अंत में वही गिलोटाइन हो जाता है। और डायरेक्टली रूल्स, जब जैकोबिन गवर्नमेंट जब गिर गई तो वेल्दियर जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको पावर मिल गई। तो एक नया संविधान इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसने कि नॉन प्रोपर्टीड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और इस टाइम क्योंकि एक आदमी के हाथ में पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना था जैसा कि जैकोबिन के टाइम पे हो गया था, तो एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई जिसमें कि 5 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव होता था। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive as under the Jacobins. However, लेकिन क्या होता है, डायरेक्टर्स जो थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ ही उनका जो था वो क्लैश हो जाता था, उन दोनों एग्री नहीं कर पाते थे। तो इस कारण से कभी डायरेक्टर्स को बार बार डिसमिस किया जाता था। तो इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण डायरेक्टरी की नेपोलियन बोनापार्टे नाम के मिलिट्री डिक्टेटर का राइज होता है लेटर ऑन इन फ्रांस। अब यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी खत्म। अब हम लोग ने जो वुमेन के बारे में बात की थी, वुमेन का क्या होता है, स्लेव्स का क्या होता है। तो बहुत ही शुरू से वुमेन जो थे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे थे। उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने में मदद की थी, उन लोगों ने भी रिवॉल्यूशन किया था। तो वो लोग वुमेन क्या काम करती थी, लॉन्ड्रेसेस धोबिन का काम करती थी, सीमस्ट्रेसेस का काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी मार्केट में, और डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे भी एम्प्लॉयड होती थी। ज़्यादातर वुमेन के पास एजुकेशन नहीं था, जॉब ट्रेनिंग नहीं थी। बहुत जो पढ़े लिखे बोल रहे हैं, जो बहुत सारे वेल्दियर लोग होते थे, जो नॉबल्स की जो डॉटर्स होती थी, या फिर थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग होते थे उनकी जो डॉटर्स होती थी वही पर थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ पाती थी, और जिसके बाद कि उनकी शादी करवा दी जाती थी। उनका बेसिक काम क्या होता था, खाना बनाओ, पानी लाओ, ब्रेड लेके आओ, और बच्चों की देखभाल करो। और इनका जो वेस्ट था वो भी मेन से कम होता था। अब वुमेन के भी क्लब बनने लगे थे फ्रांस में। करीब 60 वुमेन क्लब बने थे, जिसमें से कि द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे ज़्यादा फेमस था। उनका मेन डिमांड था कि वुमेन जो है उनको सेम पॉलिटिकल राइट्स मिले एज कम्पेयर टू मेन। और वुमेन जो थी वो इस बात से डिसअपॉइंटेड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने उनको पैसिव सिटीजन बना के रख दिया गया था। इवन जो डिक्लेरेशन था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन था, वुमेन की कोई बात ही नहीं थी उसमें। उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था, उनको पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का राइट चाहिए था। शुरू में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉस इंट्रोड्यूस किए थे वुमेन के लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि उनको उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवाई जा सकती। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि जो कि सिविल लॉ के अंडर आता था। डिवोर्स लीगल हो चुका था, और मेन और वुमेन दोनों ही कोई भी एक अप्लाई कर सकता था। वुमेन का स्ट्रगल करती थी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। रेन ऑफ टेरर के दौरान गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ इशू करे थे, जिस दौरान की वुमेन के क्लब को बैन कर दिया गया था और उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे क्लोजर लगा दिया गया था। कई सारी वुमेन को अरेस्ट किया गया था, और कई सारों को तो एक्सिक्यूट यानी कि मार भी दिया गया था। फाइनली 1946 में आके वुमेन इन फ्रांस को राइट टू वोट मिलता है। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी।
स्लेवरी की बात आती है, तो स्लेवरी जो था ये बहुत ही पहले से चलते आ रहा था फ्रांस में। कैरिबियन में जो कॉलोनीज थी जैसे कि मार्टिन्यू, ग्वाडेलेपॉप और सैंट डोमिंगो, ये इंपॉर्टेंट सप्लायर थे कुछ कमोडिटी के। कुछ सामान आते थे जैसे कि टोबैको हो गया, इंडिको हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी। तो ये वहीं पे उगाया जाता था और वहीं से फ्रांस को सप्लाई होता था, स्पेशली यूरोप को। क्योंकि यूरोपियंस वहां पे जाके काम नहीं करना चाहते थे और अनफेमिलियर लैंड में जाके काम नहीं करना चाहते थे, और कह सकते कि इस कारण से प्लांटेशन में लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। तो अब ये जो लेबर की शॉर्टेज थी इसको कंप्लीट करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बन गया था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ये चालू हुआ था 17th सेंचुरी में। देखो क्या होता था, फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो बॉर्डियर्स या नैंटिस नाम के अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे। वहां से स्लेव्स को, जो वहाँ के लोकल मुखिया होते थे उनसे खरीद के लेके आते थे, नाव में भरते थे, उनके ऊपर मोहर लगाते थे, ब्रांडेड एंड शैकल्ड, और उसके बाद उनको शिप में टाइटली भर के 3 मंथ, यानी कि 3 महीने लंबे वोएज को सफर पे ले जाते थे, अटलांटिक से कैरेबियन तक, मतलब कैरेबियन से अटलांटिक तक। और उसके बाद उनको प्लांटेशन ओनर पे ला के बेच दिया जाता था, जो कि क्या करते थे, उनसे काम करवाते थे। तो यही जो था ये स्लेव ट्रेड चलता था। अब स्लेव लेबर का एक्सप्लॉटेशन जो था वो डिमांड को तो पूरा करवा देता था, और बॉर्डियक्स और नैंटिस नाम की जो सिटीज थी, पोर्ट सिटीज, इनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उनका जो पूरा आर्थिक व्यवस्था था वो ही इसी चीज पे डिपेंडेंट था, पूरे के पूरे स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंडेंट थे ये। इसके अगेंस्ट कोई कुछ कदम क्यों नहीं उठा रहा था, नेशनल असेंबली क्यों कुछ नहीं कर रही थी? तो ये क्या करते हैं ये लोग, कोई इन्होंने कोई लॉ क्यों नहीं पास किया, क्यों? क्योंकि इनको बिजनेसमैन जो थे, जो प्लांटेशन ओनर्स थे, उनके द्वारा इनको अपोजिशन मिलता है, जो कि इनके मेजर वोटर थे, तो इनको फिर पावर नहीं रहता, ये गद्दी से चल जाते हैं। तो कन्वेंशन जो था 1794 में, कन्वेंशन यानी कि जैकोबिन रूल की बात हो रही है, तो इसने क्या किया कि सारे स्लेव्स को फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन से फ्री करने के लिए लॉ पास किया। लेकिन हालांकि एक शॉर्ट टर्म मेजर ही था, 10 साल बाद नेपोलियन आता है और वो स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रूज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्लांटेशन ओनर को जो राइट टू फ्रीडम मिला था, तो वो ऐसा मानते थे कि उनके पास अफ्रीकन निग्रोज, अफ्रीका के जो लोग होते थे, उनको इंस्लेव करने का, उनको अपना गुलाम बनाने का, उनसे काम करवाने का भी उनको अधिकार था, और वो जो कर रहे थे वो सही था। और एंड में जैसे वुमेन को 1946 में राइट टू वोट मिला था, वैसे ही स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में 1848 में आके समाप्त होती है। अब आखिरी टॉपिक, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, उसका क्या असर पड़ता है? 1789 के बाद जो ईयर था उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे लोगों के लाइफ में। एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि बहुत ही जल्दी इफेक्ट में आ गया था, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। पहले आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे, आप अपने ओपिनियंस नहीं एक्सप्रेस कर सकते थे, वो सब हट चुका था। बुक्स में, न्यूज़पेपर में, प्लेस को पब्लिश किया जा सकता था। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट कहा गया था। आपका जो विचार है आप उसको प्रकट कर सकते हैं आसानी से, उस पर ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई सेंसरशिप नहीं था, आप खुलकर विरोध कर सकते थे। प्ले सॉन्ग और फेस्टिव प्रोटेक्शन में बहुत फेस्टिव प्रोसेशंस में बहुत सारे लोग आते थे, लोग लिबर्टी और जस्टिस के आइडिया को प्रमोट करते थे। तो एक मेजर चीज था कि सेंसरशिप हट गया था। कंक्लूजन क्या आता है कि 1804 में, एक और इम्पोर्टेंट साल, 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे खुद को इम्पेरर ऑफ फ्रांस घोषित करता है, और वो यूरोपियन कंट्रीज पे जो आसपास की थी उन पे राज करने के लिए, उन पे कब्जा करने के लिए निकल जाता है। कई सारी डायनेसिटीज को हराता है, किंगडम बनाता है। नेपोलियन को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप माना जाता था। वो जहाँ पे जाता था उसने कई सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर लाया था, तो ये कुछ अच्छे उसके डिसीजंस थे। नेपोलियन जो थे उसको लोग एक लिबरेटर, उनको आज़ाद करने वाला, आज़ादी का मसीहा मानते थे। लेकिन नेपोलियन की आर्मी जो थी उसको जल्दी ही एक इन्वेडिंग फोर्स माना जाने लगा, यानी कि घुसपैठिया माना जाने लगा। और फाइनली वाटरलू में 1815 में उसको हरा दिया गया, उसको हार फेस करना पड़ा। उसके कई सारे मेजर्स, लिबर्टी और मॉडल लॉ जो थे, उनका आज भी इम्पैक्ट रहता है यूरोप के लोगों पे। तो मेनली कौन सा आइडिया इंस्पायर किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को?
idea of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. ये फ्रांस से बाकी के यूरोप में 19th सेंचुरी के दौरान फैले थे. फ्यूडल सिस्टम, प्रिविलेज, ये सब अबॉलिश हो गए थे. टिपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये जो थे इन आइडियाज से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए थे. सो दैट्स इट.